हेलो स्टूडेंट, फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 चरणों में ये प्रथम चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें और तृतीय चरण की बात करें। यहाँ पर हम लोग प्रथम चरण की क्रांति को देख चुके हैं और 1789 से 1791 में फ्रांस का संविधान लागू होता है तथा फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है। संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है और यहाँ पर ये फ्रांस की क्रांति समाप्त हो जाती है। प्रथम चरण, या कह सकते हैं कि प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है? तो दूसरा चरण 1791 से प्रारंभ होता है और यह 1794 तक रहता है। और तीसरे चरण की बात करें तो 1795 में यह क्रांति संपन्न होती है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट क्रांति है जिसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत पढ़ते हैं वह हम लोग 1789 से 1789 से 1791 के मध्य में ही पढ़ लेते हैं। यहीं पर महत्वपूर्ण क्रांति होती है। लेकिन अगर 1791 से 1794 के बीच में जो क्रांति होती है उस क्रांति के विषय में अगर बात करें तो पहले जो क्रांति होती है और 1791 में जब फ्रांस के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि उसी पर तैयार हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रथम चरण जब समाप्त होता है और 1791 में जब फ्रांस का संविधान लाया जाता है तो उसी संविधान से दूसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। यानी उसकी पृष्ठभूमि या फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे चरण की पृष्ठभूमि प्रथम चरण के समाप्त होते ही बनना प्रारंभ हो जाती है। कैसे बनती है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो इसको देखते हैं कि दूसरे चरण, फ्रांस की क्रांति के दूसरे चरण के पृष्ठभूमि कैसे निर्मित होती है। हमने पिछले ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया था कि 1791 में फ्रांस का संविधान लाया जाता है और फ्रांस के संविधान लाने के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण होता है। लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। क्या खामियां हैं? तो नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 खामियां हैं असीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार। क्या फ्रांस की सामान्य जनता यह सोच करके क्रांति में शामिल हुई थी कि उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा? ये प्रश्न है, क्योंकि क्रांति में सभी लोगों का जब सहयोग हुआ तभी क्रांति सफल हुई और फ्रांस की क्रांति सफल थी। और उसमें उस क्रांति में सहयोग देने वाले जितने भी फ्रांस के लोग थे वह यह सोच करके चले थे कि यह क्रांति जब सफल होगी तो हमको भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ होगा। लेकिन हम देखते क्या है कि जब फ्रांस का संविधान लागू होता है 1791 में तो फ्रांस के संविधान में सीमित मताधिकार दिया जाता है। सीमित मताधिकार कैसे दिया जाता है? तो फ्रांस के संविधान के अंतर्गत सक्रिय और निष्क्रिय सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकता में बांट दिया जाता है। यानी कुछ लोगों को सक्रिय नागरिक कहा जाता है और कुछ लोगों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले दिन आपको समझाया था कि सक्रिय नागरिक उसको कहा गया जो कि जिसको मत देने का अधिकार था, उसको सक्रिय नागरिक कहा गया, और जिसको मत देने का अधिकार नहीं था उसको निष्क्रिय नागरिक कहा गया। मत देने का अधिकार किसको था? तो 25 वर्ष के उम्र के सभी पुरुषों को यानी क्या रिक्वायरमेंट रखा गया
किसको सक्रिय नागरिक माना जाएगा? तो नंबर 1 कि जिसको मत देने का अधिकार है उसे हम सक्रिय नागरिक कहेंगे। और कब उसको मत देने का अधिकार प्राप्त होगा? तो यदि 25 वर्ष का वह पुरुष नागरिक है तो उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ एक और योग्यता को पूर्ण करना पड़ेगा। और वह योग्यता क्या थी? वह योग्यता थी कि उसे 3 दिन की मजदूरी के बराबर 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने वाला हो। अब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो 1791 में फ्रांस में संविधान लाया गया उसके अंतर्गत सीमित मताधिकार दिया गया, क्योंकि वहां पर सभी नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकता में बांट दिया गया। और सक्रिय नागरिक उसको कहा गया जिसको मत देने का अधिकार था। और मत देने का अधिकार किसको दिया गया? जो 25 वर्ष के उम्र के पुरुष नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार दिया गया। और उनको उसी के साथ जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देने वाले थे उन्हें भी मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन स्त्रियों को अगर कहें तो स्त्रियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, जो व्यक्ति कर नहीं देता था उसे भी क्या किया गया? मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो फ्रांस में 1791 में संविधान आया तो उसके अंतर्गत सीमित मताधिकार की व्यवस्था की गई। अब बताइए कि जितने भी वहाँ की स्त्रियां थीं, क्या उन्हें क्रांति में उनका कोई योगदान नहीं था? और योगदान था तो उन्हें मताधिकार क्यों नहीं प्राप्त हुआ? नंबर 1। और नंबर 2 कि जो अमीर लोग हैं वही तो कर देते हैं, जो गरीब हैं, सामान्य लोग हैं, वह कर नहीं देते हैं, और वैसे में उनको मताधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस में सीमित मताधिकार लाया गया और सामान्य नागरिकों को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। नंबर 1 की बात करें, अगर नंबर 2 की, हालांकि निष्क्रिय नागरिकता उस दिन समझाए थे, लेकिन निष्क्रिय नागरिकता भी बता देते हैं यहाँ पर कि निष्क्रिय नागरिक उसको माना गया जिसको मत देने का कोई अधिकार नहीं था, उसे निष्क्रिय नागरिक माना गया। नंबर 1 की बात करें। नंबर 2 ये फ्रांस की क्रांति के द्वितीय चरण प्रारंभ होने की पृष्ठभूमि हम बता रहे हैं कि कैसे फ्रांस में जब क्रांति संपन्न हो जाती है तो क्रांति के संपन्न होने के बाद संविधान लागू होता है, लेकिन उससे फ्रांस की सभी जनता संतुष्ट नहीं होती है और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है। या इसको कह सकते हैं, इसको अन्य नाम दे सकते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र का बनना। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र से गणतंत्र का बनना, यानी कि द्वितीय चरण का अंतिम परिणाम यह होगा कि फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र नहीं रहेगा, बल्कि क्या बनेगा? एक गणतंत्र बनेगा। अब दूसरा कारण की बात करें, हम पहले कारण को डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे कारण की बात करें कि संविधान के अंतर्गत हम देखते हैं कि समता की बात होती है। और फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा जो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो समानता तो लाया गया, लेकिन इस समानता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। और इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो 1791 का संविधान लाया गया वह संविधान ही अपने आप में असमानता स्थापित करता था। कैसे स्थापित करता था? क्योंकि उसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार लाया गया तो उसमें लाया गया पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। अब हम कहते हैं कि अगर फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार को इरादा नेक था
और वह चाहती थी कि फ्रांस के सभी लोगों को समानता दे। समानता दे तो पुरुष शब्द इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत था ही नहीं, क्योंकि सभी लोगों को एक समान जब अधिकार देना है तो हम कह सकते हैं कि नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। लेकिन यहाँ पर पुरुष शब्द लगा करके खुद 1791 के संविधान में असमानता लाने का प्रयास किया गया। और यही कारण है कि इस फ्रांस की जनता क्रांति के प्रथम चरण के समाप्त होने के बाद जब फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना उससे संतुष्ट नहीं थी। नंबर 2 की बात किए, अगर नंबर 3 की बात करें, तो हमने बताया था कि फ्रांस की क्रांति का क्या कारण है, और फ्रांस की क्रांति के कारण के अंतर्गत यह समझाया था कि वहां पर वर्ग आधारित समाज फ्रांस की क्रांति का एक यह भी कारण रहा है, क्योंकि तत्कालीन अगर फ्रांस की बात किया जाए तो वहां पर वर्ग आधारित समाज का निर्माण किया गया था। तो यह फ्रांस की क्रांति का कारण है। लेकिन यहां पर यह क्या परिस्थितियां क्रिएट होता है तीसरे रीजन के अंतर्गत, कि जो फ्रांस के वर्ग आधारित समाज है, जिसके अंतर्गत प्रथम स्टेट की हमने बात किया, द्वितीय स्टेट की बात किया था, तृतीय स्टेट की बात किया था, तो यहाँ पर हम फ्रांस की क्रांति की द्वितीय चरण की पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि द्वितीय चरण क्यों प्रारंभ हुआ। तो उसके अंतर्गत जो तृतीय चरण था, इसको तृतीय स्टेट था, उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि नंबर 1 पर बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। यानी कि हमने वहां पर आप लोगों से बताया था कि इस तृतीय चरण को भी 3 वर्गों में निर्धारित किया गया, और वहां पर पहले वर्ग के अंतर्गत रखा गया व्यापारी को रखा गया, बड़े व्यापारी को रखा गया, उसके बाद अदालती कर्मचारी को रखा गया तथा वकील वर्ग को रखा गया। हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोगों को रखा गया तथा सेवा क्षेत्र के लोगों को रखा गया। सेवा क्षेत्र के लोग थे जो सेवा प्रदान करते थे, किसी न किसी रूप में राज्य सरकार के कर्मचारी होते थे, और यह वो वर्ग था जो उद्योग व्यापार से जुड़ा हुआ था। यह वर्ग क्या था? यह वर्ग के विषय में हमने वहीं पर डिस्कशन किया था कि यह वर्ग शिक्षित था, शिक्षित और संपन्न था। हमारा यहाँ पर यह डिस्कशन करने का अर्थ यह है कि हम यह बता रहे हैं कि आखिर फ्रांस में क्रांति का द्वितीय चरण क्यों प्रारंभ होता है। उसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम तीसरे कारण में देख रहे हैं कि जो वहां पर वर्ग आधारित समाज था, तो वर्ग आधारित समाज के अंतर्गत क्या व्यवस्था थी, और हमने वहीं पर बताया था कि यही वर्ग क्या निर्माण करेगा, एक वर्ग का निर्माण करेगा जिसको हम लोग मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं, फ्रांस की जब क्रांति संपन्न होती है, तो फ्रांस की क्रांति संपन्न होने के बाद जो 1791 का फ्रांसीसी संविधान लाया जाता है, उसके अंतर्गत जो भी लाभ होता है वह अधिकतर लाभ इसी मध्य वर्ग को होता है। कारण अभी आप लोगों को बताया कि सीमित मताधिकार प्रणाली के अंतर्गत देखा गया कि स्त्रियों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो जो व्यक्ति गरीब थे और राज्य को कर नहीं देते थे, उनको भी मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो तृतीय स्टेट के शिक्षित और संपन्न लोग थे, उन्हीं को फ्रांस की प्रथम क्रांति के प्रथम चरण से लाभ हुआ, अन्य किसी को लाभ नहीं हुआ। जो गरीब थे, सामान्य जनता थी, उनको किसी भी प्रकार के विशेष लाभ नहीं हुआ।
यही कारण है कि क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। कैसे होता है? एक और कारण है, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। चौथा कारण है रूढ़िवादी विचारधारा की प्रबलता। वैसे कोई ये हेडिंग नहीं है, समझाने के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि जब फ्रांस में प्रथम क्रांति संपन्न हो गया, प्रथम चरण संपन्न हो गया, 1791 का संविधान लागू हो गया, तो क्या रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, या यह कह सकते हैं कि राजतंत्र के समर्थक क्या संवैधानिक राजतंत्र से ही संतुष्ट हो गए, या पुनः राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए? अगर किए तब तो यह बात सही होगा, यानी कि चौथा कारण। हम देखते हैं कि 1791 के संविधान लाया जाता है और उसमें केंद्रीय स्थिति राजा को प्रदान की जाती है। हालांकि लुई 16वें के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी रूढ़िवादी ताकतें प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं और अभी भी सर उठा रही हैं। किसके लिए? संपूर्ण रूप से राजतंत्र स्थापित करने के लिए, ताकि 1791 के संविधान से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसको समाप्त कर दिया जाए और 1789 के पहले की स्थिति फ्रांस में उत्पन्न किया जाए। और यही कारण है कि न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के आसपास के जितने भी यूरोप के देश थे वह सशंकित थे, शक में जी रहे थे कि कहीं फ्रांस की तरह हमारे भी देश में इस प्रकार की यदि क्रांति हो जाती है तो यहाँ पर भी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाएगा। और यही स्थिति उत्पन्न होता है जिसके कारण 1792 में नेशनल असेंबली क्या करती है? प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है। यह नेशनल असेंबली 1792 में क्यों प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती है? तो सिर्फ इस कारण से करती है कि प्रसा क्या करता है कि फ्रांस में जो 1791 की स्थिति थी, यानी निरंकुश राजतंत्र, उसको स्थापित करने के लिए सेना भेजने की तैयारी ही कर रहा था। तब तक से नेशनल असेंबली 1792 में प्रसा पर युद्ध की घोषणा कर देती है। हालांकि यह युद्ध समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से इन सारे प्रयासों से या कहें कि इन चारों कारणों की वजह से फ्रांस में क्रांति का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है कि जब सामान्य जनता, या कहें कि तीसरे वर्ग के जो सामान्य जनता थी, तीसरे वर्ग के जो संपन्न थे, शिक्षित थे, उनको तो फ्रांस की क्रांति के प्रथम चरण से लाभ हुआ, 1791 के संविधान से लाभ हुआ, लेकिन जो सामान्य वर्ग थे, जो गरीब वर्ग थे, उनको किसी भी प्रकार के लाभ नहीं हुआ और इस प्रकार से वो असंतुष्ट थे और फ्रांस में पुनः परिवर्तन की मांग कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में फ्रांस में कई क्लबों का निर्माण हुआ। क्लब क्या थे? क्लब एक राजनीतिक संस्था थी। वहाँ पर क्या होता था कि नेशनल असेंबली के द्वारा जो भी नीतियाँ या कार्यक्रम लागू किया जाता था उसकी वहाँ पर आलोचना की जाती थी, उस पर बहस किया जाता था। और उन्हीं में से एक क्लब था जो प्रमुख क्लब, फ्रांस में प्रमुख क्लब साबित हुआ, जिसको हम लोग जैकोबिन क्लब के नाम से जानते हैं। जैकोबिन क्लब के नाम से जानते हैं, जैकोबिन क्लब। हालांकि यह जैकोबिन क्लब का जो नामांकन किया गया था कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर, यह जैकोबिन
क्लब नाम रखा गया। इस क्लब का जो प्रमुख था, जो इस क्लब का नेता था, वह कौन था? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। यह फ्रांस में जो जितने भी क्लब थे उसमें यह क्लब प्रमुख साबित हुआ। फ्रांस में परिस्थितियां यह इस प्रकार से क्रिएट होती है कि फ्रांस में देखा जाता है कि 1792 के गर्मियों में गरीबों की मांग को लेकर के यह क्लब बहुत ही प्रमुखता से वहां पर क्रांति के लिए लोगों को उकसाता है। इस जैकोबिन क्लब के अंतर्गत समाज के कम पढ़े लिखे लोग या कम समृद्ध लोग शामिल थे। अगर हम कहें कि इस जैकोबिन क्लब में किस प्रकार के लोग शामिल थे, तो हम पेस्ट्री बनाने वाले की बात करें, कारीगर की बात करें, घड़ीसाज की बात करें, कारपेंटर्स की बात करें, तमाम जूता बनाने वाले की बात करें, तमाम तरह के ऐसे लोग शामिल थे जो कि कम पढ़े लिखे लोग थे और कम समृद्ध लोग थे। और वह क्या चाहते थे? पुनः राजनीतिक अधिकार चाहते थे। और इसी बीच में 10 अगस्त सन 1792 को 10 अगस्त सन 1792 को ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? जैकोबिन क्लब के द्वारा ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण किया जाता है। ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण किया जाता है तथा लुई 16वें को बंधक बना लिया जाता है। और बंधक बनाने के बाद जैकोबिन क्लब के सदस्य पूरी नेशनल असेंबली पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जब नेशनल असेंबली पर कब्जा हो जाता है जैकोबिन क्लब के द्वारा, तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। क्योंकि अब फ्रांस क्या बन जाएगा? अब लुई 16वें को बंदी बना लिया गया, जो कि वहां पर 1791 के संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ था उसके अंतर्गत कार्यपालिका का प्रमुख लुई 16वें था। लेकिन लुई 16वें को बंधक बना लिया गया। यद्यपि उसको बाद में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में इसको मौत की सजा, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया जैकोबिन क्लब के जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा, और इसे फांसी पर झुला दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब फ्रांस क्या बन गया, क्योंकि अब यहाँ पर जो राजतंत्र का प्रतीक राजा लुई 16वें था, उसे बंधक बना लिया गया और अंतोगत्वा उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उसे फांसी पर झुला दिया गया। और इस तरह से फ्रांस अब क्या बन गया? फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, यानी राजतंत्र से गणतंत्र बन गया। और गणतंत्र क्या होता है? जिस देश के राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत ना हो करके वह जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है। उस देश को हम लोग गणतंत्र के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांस में जो लुई 16वें हैं वह 10 अगस्त सन 1792 के ट्यूलेरिये के महल पर जैकोबिन क्लब के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है और आक्रमण करने के बाद लुई 16वें को बंधक बना लिया जाता है और अंतोगत्वा उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 21 जनवरी 1793 को उसे मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन 1792 को ही फ्रांस क्या बन जाता है? एक गणतंत्र बन जाता है। और यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली का नाम परिवर्तित करके उसका नाम क्या रख दिया जाता है? कन्वेंशन रख दिया जाता है। और इस तरह से फ्रांस की क्रांति का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर फ्रांस की क्रांति के तृतीय चरण की बात करें तो यहाँ पर तृतीय चरण को भी हम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, कोई खास घटना नहीं घटित होती है। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण के अंतर्गत तो कुछ घटनाएं घटित होता है। फ्रांस में विभिन्न प्रकार के क्लबों का निर्माण होता है और इसके अंतर्गत हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि 1791 के जो संविधान लाया गया और जिस प्रकार से फ्रांस में
राजनीतिक व्यवस्था बनाया गया उसमें क्या कमियां थीं, क्रांतिकारी सरकार ने की क्या कमियां थी जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति का दूसरी चरण प्रारंभ होता है। लेकिन तृतीय चरण के अंतर्गत कुछ नहीं होता है, बल्कि 1794 में जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर तृतीय चरण की बात कर रहे हैं, तृतीय फ्रांस की क्रांति के तृतीय चरण की बात कर रहे हैं, और फ्रांस में तत्कालीन फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर शासक था। तो उस समय क्या होता है कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो काल है 1793 से 94, इसको आतंक का काल कहा जाता है, आतंक का काल कहा जाता है। आतंक का काल क्यों कहा जाता है? और सच पूछिए तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासन काल था, वही तीसरे क्रांति के तीसरे चरण को निर्मित करता है। कैसे निर्मित करता है कि जब 1792 में ट्यूलेरिये के महल पर आक्रमण होता है और फ्रांस गणतंत्र बनता है, तो वहां का शासक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बन जाता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इतनी सख्त और नियंत्रण की नीतियां लागू करता है कि न केवल राजतंत्र के समर्थकों को, कुलीनों को, पादरियों को, बल्कि स्वयं उसी के क्लब के जो नेता थे, उसी की जो पार्टी के नेता थे, अगर उसके नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करते थे तो वह क्या करता था, उनको भी फांसी की सजा दे दी जाती थी, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता था, और यदि उन्हें दोषी पाया जाता था तो उन्हें भी गिलोटिन पर झूला दिया जाता था। यहाँ पर बताएंगे कि गुलेटिन क्या है। तो गुलेटिन का मतलब होता है फांसी देने वाली मशीन, हम कह सकते हैं। डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। यह 2 खंभों पर लटकने वाली आरा मशीन थी, जिसके नीचे किसी व्यक्ति का गर्दन रख करके उसके गर्दन को काट दिया जाता था, और वहाँ इसे ही गिलोटिन मशीन नाम दिया गया। तो यह देखा गया कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने अपने नियंत्रण की इतनी सख्त नीतियों को लागू किया और अपने विरोधियों को इतना मुकदमा चला करके इतनी सजा दिला दिया कि इसके काल को आतंक के काल का नाम से जाना जाता है। हालांकि इसने फ्रांस में कई सुधार किए, जैसे पाव रोटी और मांस की राशनिंग कर दिया, इसने वस्तुओं के दाम सुनिश्चित कर दिए, मजदूरी भी निश्चित कर दिया। अब किसानों से कहा गया कि किसान बाजार में ले जा करके राज्य के द्वारा जो अनाज का मूल्य तय किया गया है उस मूल्य पर बेचे। यही नहीं, फ्रांस में सफ़ेद रोटी या कह सकते हैं कि सफ़ेद आटे की बनी रोटी को पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और साबुत गेहूं से बने हुए समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इससे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के कार्यों से उसके समर्थक भी इतने असंतुष्ट हो गए कि खुद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और 1794 में इसको भी, अप्रैल 1794 में इसको भी गिलोटिन पर झुला दिया गया। गिलोटिन पर झुला दिया गया। गिलोटिन पर झुलाने का मतलब क्या है कि उसे भी फांसी दे दी गई, और इस तरह से यह न केवल आतंक का काल समाप्त हो जाता है, बल्कि फ्रांस की क्रांति का द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। लेकिन यहीं से तृतीय चरण की शुरुआत होती है। तृतीय चरण की शुरुआत होती है कि अब फ्रांस में किस प्रकार का शासन बनेगा। तो अब फ्रांस में 5 सदस्यीय एक डायरेक्टरी बोर्ड का निर्माण किया गया, जिसको डायरेक्टरी शासन कहा गया। जिसको क्या कहा गया? डायरेक्टरी शासन कहा गया। और इसी को हम लोग फ्रांस की क्रांति का तीसरा चरण के नाम से जानते थे। इस डायरेक्टरी के अंतर्गत देखा गया कि इस डायरेक्टरी के अंतर्गत जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे और जो संपन्न तृतीय स्टेट के संपन्न और शिक्षित लोग थे, उन्हीं का कब्जा होता था, और मैक्सिमम टाइम कार्यपालिका से और इस डायरेक्टरी बोर्ड से आपस में टकराव होते थे और डायरेक्टरी बोर्ड को भंग कर दिया जाता था। और इस प्रकार से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गया। फ्रांस में क्या उत्पन्न हो गया? तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गया। और
राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति के दौरान 1799 ईस्वी में कौन आता है? नेपोलियन बोनापार्ट आता है। नेपोलियन बोनापार्ट आता है। नेपोलियन बोनापार्ट आता है। यह एक सैनिक रहता है, लेकिन उसे फ्रांस का प्रथम काउंसलर बनाया जाता है। फ्रांस का प्रथम काउंसलर बनाया जाता है तथा फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठा करके 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है? फ्रांस को पुनः राजतंत्र घोषित कर देता है तथा स्वयं को राजा घोषित कर देता है। यहीं पर आप लोगों का यानी कि 9th क्लास का फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो जाती है। और आगे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10th में जब जाएंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने को मिलेगा। यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने को मिलेगा और यूरोप में जो राष्ट्रवाद पढ़ने का मिलेगा तो ये 1804 से ही प्रारंभ होगी। यानी यहाँ पर फ्रांस की क्रांति को समाप्त होने के बाद ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद को जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो यहीं से यानी कि 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस को पुनः राजतंत्र घोषित कर देता है और स्वयं को राजा घोषित कर देता है, वहीं से हम लोग फ्रांस में कैसे राष्ट्रवाद का विकास होता है और वह कैसे पूरे यूरोप को प्रभावित करने का कार्य करता है, इसको देखा जाएगा। इसके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति तो समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत एक चीज रह जाता है कि फ्रांस की क्रांति का जो प्रथम चरण प्रारंभ होता है, क्रांतिकारी सरकार का निर्माण होता है। फ्रांस में तमाम तरह के राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं और फ्रांस के संविधान में जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लाया जाता है, तो जैसा कि हमने कहा कि फ्रांस के संविधान में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तो लाया गया, समता की अधिकार तो की बात तो किया गया, लेकिन समानता देखने को फ्रांस में नहीं मिलता है। और यही कारण है कि फ्रांस के संविधान में समानता होने के बावजूद भी, समानता शब्द का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसमें आपस में अंतर विरोध देखा जाता है। और यही कारण है कि फ्रांस के संविधान के विषय में हम लोग कहते हैं कि फ्रांस के संविधान के अंतर्गत जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र शामिल किया गया, उसमें नाना प्रकार के अंतर विरोध शामिल थे। तो हम अगले दिन मिलेंगे या अगले क्लास के अंतर्गत मिलेंगे और उस दौरान हम रूस में क्रांति के साथ मिलेंगे। थैंक यू।